अभी लास्ट क्लास में रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। और इसकी कंडीशन लिखवा दी थी आपको। हाँ, कंडीशन आप नोट कर चुके हैं। देखो इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म नेम से आप याद रख सकते हैं, रिंग एंड चेन। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड तो साइक्लिक होगा और सेकंड कंपाउंड इसमें होता है ओपन चेन। दैट पेयर ऑफ कंपाउंड विल बी कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। एग्जांपल से समझना। देखो इसमें अभी लिखना नहीं, एक पॉइंट और लिखवाऊंगा मैं आपको इसमें, पहले एग्जांपल समझ लें। आपको अगर ये 4 कंपाउंड्स गिवन है और इनमें रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, 3, 3 एंड 4। ठीक है, आप देखो अप्रोच क्या रखना है वो समझ लें आप इसमें, क्योंकि अभी हम सारे जितनी भी आइसोमेरिज्म अभी तक हमने डिस्कस किए उनके सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आप याद करें, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज कंपेयर करना होता है। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो हमारा आंसर चेन पोजीशन या मेटामेरिज्म में से होगा, और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो फिर हम बात करते हैं रिंग चेन, फंक्शनल एंड टॉटोमेरिज्म की। ठीक है, टॉटोमेरिज्म अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसकी बाद में बात करेंगे। डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में अभी हम 2 आइसोमेरिज्म के बारे में हमें सोचना है, रिंग चेन एंड फंक्शनल। अब आप देखो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ये अल्काइन है एंड दिस इज एल्का डाइइन, दोनों का जनरल नेम ही डिफरेंट है, मतलब होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है। और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो हमारा आंसर चेन पोजीशन या मेटामेरिज्म तो नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर, अब देखो होमोलोगस सीरीज अगर डिफरेंट है तो याद करो एफजीआई होने की केवल ये रिक्वायरमेंट होती है, ये कंडीशन होती है कि होमोलोगस सीरीज शुड बी डिफरेंट। इसका अंदर 1 एंड 2 की अगर बात की जाए तो 1 एंड 2 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एफजीआई। अब देखो क्योंकि होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। जो पॉइंट मुझे आपको लिखवाना है वो भी आप समझ लें साथ में। देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हम बात करें कि एक कंपाउंड तो ओपन चेन होगा और दूसरा कंपाउंड साइक्लिक होगा। आप सोचिए अगर एक कंपाउंड ओपन चेन है और दूसरा साइक्लिक है तो इनकी होमोलोगस सीरीज सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। डेफिनेटली इनकी होमोलोगस सीरीज तो डिफरेंट ही होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और सोचिए, ओपन चेन कंपाउंड का और साइक्लिक कंपाउंड का, अगर 2 ऐसे कंपाउंड हम ले रहे हैं जिसमें एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जबकि एक ओपन चेन और एक साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है इनका? क्या ऐसी कंडीशन होगी कि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप याद करें साइकिल की वजह से -2 हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। अब ओपन चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइक्लिक के सिमिलर हो तो यहां भी -2 हाइड्रोजन की कंडीशन होना चाहिए, और ओपन चेन में वो -2 हाइड्रोजन का काम कौन करेगा? पाई बॉन्ड। क्या समझ आ रही बात ये? तो देखो साइक्लिक कंपाउंड में हमें बताया कि बिकॉज ऑफ रिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स आर डिक्रीज्ड, तो ओपन चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइक्लिक के सिमिलर हो तो वहां भी 2 हाइड्रोजन डिक्रीज होने की कंडीशन होना चाहिए, और वो 2 हाइड्रोजन डिक्रीज होने की कंडीशन कहां से मिलेगी? हमें पाई बॉन्ड से मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में भी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर देखो अगर यहां भी पाई बॉन्ड है तो अब इसमें टोटल -4 होगा, क्योंकि -2 इसकी वजह से, -2 रिंग की वजह से भी, तो वो कैसे बैलेंस होगा फिर इसमें? फिर यहां 2 पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, अगर साइक्लिक कंपाउंड में n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ओपन चेन कंपाउंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शुड बी n+1। ये +1 क्यों किया भाई? जब n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो तो n से बैलेंस हो गए, तो फिर ये +1 क्यों किया? रिंग के -2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि साइक्लिक और ओपन चेन में हमेशा एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस होगा, और अगर डिफरेंस है तो इनकी होमोलोगस सीरीज सेम कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब आप कह सकते हैं रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑलवेज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। क्या समझ आ रही बात ये? अब एक बात ध्यान देना, हमने कहा इनकी होमोलोगस सीरीज हमेशा डिफरेंट होगी। अब एक बात सोचिए, अगर इनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होना, ये तो एफजीआई की कंडीशन भी है।
ये तो एफजीआई की आप पढ़िए, एफजीआई की कंडीशन जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इनफैक्ट आप कह सकते हैं एफजीआई की तो दिस इज ओनली कंडीशन, केवल यही कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होना चाहिए। क्या समझ आ रही बात है? तो अब एक बात सोचिए, हमने कहा रिंग चेन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होगी, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की भी यही कंडीशन है। इसका मतलब तो फिर आप कह सकते हैं कि जो रिंग चेन आइसोमर्स होंगे वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंपाउंड में रिंग चेन आइसोमरिज्म है तो ये कंफर्म है कि एक ओपन चेन होगा और एक साइक्लिक होगा। अगर रिंग चेन आइसोमर्स हैं तो उनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होगी, और जिनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होती है वो हमेशा एफजीआई शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर एफजीआई। बट एक बात ध्यान देना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है कि ऑल एफजीआई विल बी रिंग चेन आइसोमर्स। क्यों? एफजीआई भी तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होगी ना, फिर वो रिंग चेन क्यों नहीं हो सकते? यस, क्योंकि एफजीआई में तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कंपाउंड ओपन चेन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंपाउंड साइक्लिक हो। लेकिन रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए दोनों ओपन चेन या दोनों साइक्लिक नहीं, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे आपको इसी से समझ आ जाएगा 1 and 2, क्या हम कह सकते हैं 1 and 2 एफजीआई तो है बट आरसीआई नहीं है, क्योंकि दोनों ओपन चेन है ना। तो ये एफजीआई का रिलेशन तो इनमें है बट ये आरसीआई नहीं है। चलिए 1 and 3 बोलिए। देखो, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज चेक करो। अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो एफजीआई तो बोल ही दो, उसमें तो सोचना ही नहीं है। होमोलोगस सीरीज डिफरेंट, एफजीआई तो हो ही गया, बस आरसीआई और चेक कर लो। तो बोलो होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। और देखो, जो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैलेंस होने के लिए ओपन चेन में आपको 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, क्योंकि आप सोचिए यहां पर टोटल कितना हाइड्रोजन डिक्रीज हुआ होगा? 4। 2 रिंग के से 2 पाई बॉन्ड के से, यहां भी 4 डिक्रीज हो गया, 2 पाई बॉन्ड के से, तो बैलेंस हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखो, एक दोनों की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट, मतलब ये एफजीआई तो है ही, इसमें तो मैं सोचना ही नहीं है। आरसीआई है या नहीं है? यस। नाउ वन इज ओपन चेन, अदर इज साइक्लिक कंपाउंड, सो दीज कंपाउंड्स आर रिंग चेन आइसोमर्स आल्सो। 1 and 4। क्या मतलब है तो सही, लेकिन क्या है? आरसीआई दोनों ही है। देखो, होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, ये अल्काइन है, ये साइक्लोअल्कीन है, होमोलोगस सीरीज डिफरेंट, मतलब एफजीआई तो ये है ही। आरसीआई है या नहीं है? यस, ये आरसीआई भी है, क्योंकि एक ओपन चेन और एक साइक्लिक कंपाउंड है। 2 and 3। करेक्ट, एफजीआई एंड आरसीआई बोथ। यहां भी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, एक साइक्लोअल्कीन और एक एल्का डाइईन है, तो ये एफजीआई तो है, और क्योंकि एक ओपन चेन और एक साइक्लिक है इसलिए ये आरसीआई भी है। 2 and 4। दोनों एफजीआई एंड आरसीआई। 3 and 4। एफजीआई या आरसीआई या दोनों? ये ना तो एफजीआई है ना आरसीआई है। देखो, ये मिस्टेक आप करोगे अगर आपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट नहीं किया कि मैं पहले होमोलोगस सीरीज कंपेयर करूं। अगर आप होमोलोगस सीरीज कंपेयर किए बिना आगे बढ़ोगे ना, पक्का गलतियां करोगे। दोनों की होमोलोगस सीरीज चेक करो, सेम है, दोनों साइक्लोअल्कीन्स हैं। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो हमारा आंसर रिंग चेन या फंक्शनल तो हो ही नहीं सकता। अब हमें उस सेट ऑफ आइसोमरिज्म में जाना पड़ेगा जहां पर होमोलोगस सीरीज सेम होती है, और उनमें हमारे पास 3 आइसोमरिज्म है, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म। क्या हम बात कर सकते हैं इन दो में? चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म में से मेटामरिज्म को तो बाहर करो। क्यों बाहर करो मेटामरिज्म को? उसके लिए पॉलीवेरिएंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो इसमें है नहीं। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली 2, चेन एंड पोजीशन। और चेन पोजीशन के लिए बेस्ट है कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो। तो देखो, यहां अगर आप कार्बन चेन का सिलेक्शन, तो रिंग इज द मेन चेन, यहां भी रिंग इज द मेन चेन,
आप देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर चेंज हो गया, इट इज साइक्लोब्यूट एंड इट इज साइक्लोप्रोप, तो कार्बन एटम डिक्रीज हुआ है, कहां गया कार्बन? ब्रांच में। याद करो चेन आइसोमरिज्म का केस है, और अगर चेन चेंज है तो पोजीशन सोचना ही नहीं है फिर। क्या क्लियर की बात है? चलिए अब आप ध्यान देना, जहां पर आपको दोनों आइसोमरिज्म का कॉम्बिनेशन मिला, रिंग चेन एंड फंक्शनल, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोफाइल की बात करते हैं। इनके हिसाब से रिलेशन पूछा जाए बिटवीन 1 एंड 3, और ऑप्शन में अगर ओनली एफजीआई दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एफजीआई है ये तो हमारा आंसर एफजीआई होगा। ओनली आरसीआई दिया है तो हमारा आंसर आरसीआई हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में दिए हुए और एक बोथ ऑप्शन भी दिया है तो आंसर बोथ चला जाएगा। लेकिन दोनों अगर आपको ऑप्शन में दिए हुए एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन, तो हम प्रायोरिटी किसको दें? आरसीआई को, एफजीआई को, आरसीआई को, एफजीआई को दें। ऐसा क्यों? आरसीआई को क्यों या एफजीआई को क्यों? बोलो, याद है इससे? अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओवरऑल ऑर्डर में? कौन से ऑर्डर में? ऑर्डर कौन सा? कहां पर लिखा है ऑर्डर? बताया था ऐसा शास्त्रों में? खैर आप गलत नहीं है, इस तरह का कई बार एक ऑर्डर लिखवा दिया जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। आइसोमरिज्म में भी प्रायोरिटी ऑर्डर, हालांकि वो कहां से आया मुझे आज तक नहीं पता चला है ना, वो ऑर्डर लिखवा देते हैं, आरसीआई, एफजीआई, मेटामरिज्म, फिर शायद पोजीशन, फिर चेन, ऐसा करके कुछ है ना। तो ये, अरे वो ऑर्डर को क्या बोलूं, ठीक है, भूल जाओ उसको, कंसेप्चुअल चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप याद करो मेटामरिज्म को हमें प्रायोरिटी में कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, पूरा कंसेप्चुअली बात की उसमें, उसमें ऑर्डर की कहां जरूरत है। यहां भी मैं आपको कंसेप्चुअल बताता हूं, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 एंड 3 एफजीआई एंड आरसीआई दोनों है, यहां पर हम प्रायोरिटी को में हम आरसीआई को देंगे। क्यों देंगे उसका रीजन आप समझना। एक बात सोचिए, अगर आपने दो कंपाउंड्स में आरसीआई का रिलेशन दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडरस्टूड है कि एफजीआई तो है ही। आप सोच के देखो, चलो इन दो कंपाउंड की को हटाते हैं, जनरल बात करता हूं, मैं तो कंपाउंड भी नहीं बता रहा हूं आपको। आप मान लें कि दो कंपाउंड्स हैं, एक एक्स और एक वाई, और सपोज द कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर रिंग चेन आइसोमर्स, आर दे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और नॉट? डेफिनेटली दे आर, क्योंकि आप सोचिए अगर वो आरसीआई है तो एक ओपन चेन होगा और एक साइक्लिक होगा, ये पक्का है भाई। आरसीआई तो एक ओपन चेन एक साइक्लिक होगा, ये कंफर्म है। अगर एक ओपन चेन और एक साइक्लिक है तो फिर ये भी कंफर्म है कि उनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो फिर एफजीआई कंफर्म्ड। अब सुनिए, इफ टू कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर एफजीआई, आर दे आरसीआई और नॉट? यस, मे और मे नॉट भी हमें नहीं पता, क्योंकि अगर दो कंपाउंड एफजीआई हैं तो ये तो कंफर्म है कि उनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, लेकिन आरसीआई होने के लिए उनमें से एक ओपन चेन और एक साइक्लिक होना चाहिए, वो हमें पता नहीं है। क्या पता दोनों अगर ओपन चेन हो गए तो फिर आरसीआई नहीं बन पाएंगे। अरे समझ आ रही होती, मतलब जितने रिंग चेन आइसोमर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो हैं, लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आरसीआई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो आंसर देना जिसमें हमारा सेकंड आंसर अपने आप कवर हो जाए, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? आरसीआई, क्योंकि आपके आरसीआई में एफजीआई का आंसर तो हिडन वैसे ही दिया हुआ है। अरे समझ आ रही बात है, इसलिए प्रायोरिटी इज गिवन टू आरसीआई। अरे क्लियर बात है। लिखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखना, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स belong to different homologous series. Ring chain isomers belong to different homologous series. Ring chain isomers belong to different homologous series. So all ring chain isomers are FGA. So all ring chain isomers are FGA. But FGI may or may not be RCI. But
FGI may or may not be RCI. If there is a choice, if there is a choice, priority is given to RCI. If there is a choice, priority is given to RCI. क्लियर? ये क्वेश्चन नोट कर लें आप इसमें. बोलिए क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ में तो पीसीसी में इसमें 4 इसमें 3 सही है ना? बिल्कुल सही. फिर आगे हाँ, तो इसलिए तुमने चेन आइसोमर्स नहीं बोला हूं. नहीं ऐसा कंप्लीट. चलिए अब आप क्वेश्चन ट्राई करें. अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में 5 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिया है. केवल टॉटोमरिज्म वाला पार्ट बचा हुआ है और टॉटोमरिज्म वाला पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, इसे मैं होल्ड कर रहा हूं. टॉटोमरिज्म हम डिस्कस करेंगे GOC 1 में, आपको तभी समझ आएगा वो. ठीक है, तो तब तक के लिए स्ट्रक्चरल वाला आइसोमरिज्म वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉटोमरिज्म अभी डिस्कस नहीं करेंगे. ये नहीं बाहर आकर याद दिलाएं सर वो एक आइसोमरिज्म भूल गए आप. ठीक है ना, GOC 1 में डिस्कस करेंगे वो. ठीक है, एक्चुअली उसमें एसिड बेस के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो वो GOC 1 आपको समझ आएगा तो वो समझ आएगा आपको. ठीक है, तब तक के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाला पार्ट बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है. मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म. लेकिन आप क्वेश्चन find relation between given pair of compounds
अभी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर तैयार है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, 2, सेकंड में डाउट है। देखो सेकंड में यहां पर जो अमाइन आपको मैंने आपसे क्या कहा, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन में पहला स्टेप आपको यही होना चाहिए, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखो यहां पर होमोलोगस सीरीज में इट इज 1 डिग्री अमाइन, वायर इट इज 2 डिग्री अमाइन। और याद करो हमने होमोलोगस सीरीज में डिस्कस किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। अब क्योंकि प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अमाइंस डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हैं, तो फिर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज का मतलब हमारा आंसर चेन, पोजीशन या मेटामरिज्म तो नहीं हो सकता। और अगर FGI RCI में बात करें तो दीज आर FGI, RCI के लिए एक ओपन चेन एक साइक्लिक होना चाहिए जो उसमें है नहीं, तो FGI। थर्ड, फोर्थ में डाउट, फोर्थ में आप देखो, फोर्थ मतलब सेम ही है तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। आप देखो यहां कार्बन चेन में 5 कार्बन है और मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। यहां भी आप देखो कार्बन चेन में 5 कार्बन है और मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। क्लियर? तो ये तो सेम कंपाउंड हो गया दोनों। अगर आप चेक करोगे तो बोथ आर 3 मिथाइल पेंटेन, आइडेंटिकल कंपाउंड है। फिफ्थ, हाँ आंसर तो लिख रखा है ना फिफ्थ का, मतलब डाउट है क्या पूछ रहा हूं मैं, तो है नहीं। चलिए थर्ड में कौन सा, PCI तो कोई है ही नहीं, PI पोजीशन। अच्छा देखो इसमें देखो ये तो आपके पास हो गई मेन चेन, होता है ना एनिथाइल एनिलीन, ये तो मेन चेन हो गई, ये भी मेन चेन हो गई। ठीक है, इस मेन चेन में आप कह सकते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर इसकी पोजीशन 1 है। इस मेन चेन में भी आप देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है, तो पोजीशन किसकी चेंज हुई, मिथाइल की। चलो आप कह सकते हैं यहां पर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 4 है। ठीक है, इस चेन में मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 4 है और इस चेन में मिथाइल ग्रुप पोजीशन, मिथाइल है ही नहीं, पोजीशन किसकी कंपेयर कर रहे हो। और याद करो अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से यूनिट की शिफ्टिंग हुई है तो वो मेटामरिज्म का केस है। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोलिए। 5 में क्या, पहले होमोलोगस सीरीज चेक करो, नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे तो गलतियां होंगी। होमोलोगस सीरीज सेम है क्या उनकी? तो फिर चेन आइसोमरिज्म हो ही कैसे सकता है? फिर जब होमोलोगस सीरीज ही डिफरेंट है तो चेन पोजीशन मेटामरिज्म तो आंसर हो ही नहीं सकता। आरसीई बोल रहे हो? आरसीई क्यों? ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, एक ओपन चेन होना चाहिए ना। चलिए मुझे लगा उसकी तरह मिक्स करके बोल रहे हो पीसीआई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, FGA करेक्ट। दिस इज एसिडोलाइड एंड दिस इज एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप चेंज है FGI। 7th FGI पक्का, बढ़िया, बहुत बढ़िया, FGA सही। याद करो ये एरोमेटिक एल्कोहल है और ये फिनॉल है, ये भी हमने डिस्कस किया है। एरोमेटिक एल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, तो FGA। 8th yes, these are homomers, identical compound। ध्यान देना पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ये नहीं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, वो जहां भी उसकी नंबरिंग बनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चेन आइसोमर्स। आप समझना, दोनों साइक्लोअल्कीन से सही बात है, मतलब होमोलोगस सीरीज सेम है तो हमें चेन पोजीशन मेटामरिज्म के बारे में सोचना है। लेकिन मेटामरिज्म तो इसलिए आउट हो जाता है इसमें से क्योंकि यहां पर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहां है? बस वो देखा इधर से उधर जा रहा है, रिंग को मान लिया कुछ बीच में, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो मेटामर्स आउट हो गया, अब बचता है पोजीशन एंड चेन। बेस्ट है आप तो उसके कार्बन चेन की नंबरिंग करके, उसके मतलब सिलेक्शन करके और उसकी नंबरिंग कर दो, तो दोनों में रिंग इज द मेन चेन। अब आप नंबरिंग करेंगे तो इस केस में ये इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी और इस केस में ये नंबरिंग, ठीक है। अब देखो दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, ठीक है। चेन आइसोमरिज्म के लिए हमने कहा था प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होना चाहिए। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर सेम है, लेकिन आप देखो साइड चेन, यहां पर नंबर चेंज हो गया और साइड चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है तब भी वो चेन आइसोमरिज्म का केस है। तो ये चेन आइसोमर्स। पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, यहां भी वन है, यहां भी वन है। सब्स्टिट्यूएंट, तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वैसे तो ठीक है सेम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें बात ही नहीं करना चाहिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो गए। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं आप पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए चेन सेम होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होना चाहिए, केवल पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन के लिए तो फिर सब्स्टिट्यूएंट तो कंपेरेबल है ही नहीं। जहां तक डबल बॉन्ड की पोजीशन है दोनों में सेम है, क्लियर। तो आप कह सकते हैं दीज आर चेन आइसोमर्स ओनली। 10th चेन आइसोमर्स, CI, हाँ मतलब चेन आइसोमर्स ही तो हो गए, बोले नहीं चेन आइसोमर्स नहीं CI है। PI पोजीशन आइसोमर्स। चलिए आप ध्यान देना, देखो दोनों कंपाउंड्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, पहले तो होमोलोगस सीरीज बोलिए, मतलब सेम है डिफरेंट, सेम, तो फिर हमारा आंसर चेन पोजीशन मेटामरिज्म में होगा। अच्छा क्या मेटामरिज्म के बारे में सोचना है? नहीं सोचना है, क्यों क्यों नहीं सोचना है? मतलब मेटामरिज्म अच्छा नहीं है इसलिए? अरे पॉली लग नहीं रहा है, लगने को तो बहुत कुछ नहीं लगता है। अभी मुझे बोलने के लिए मत वो करो तुम, नहीं आप बोल दो। अच्छा बड़े खुश नजर आ रहे हो, बर्थडे तुम्हारा आज। चलिए ध्यान देना, दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों की होमोलोगस सीरीज सेम है, और क्योंकि ईथर इज पॉलीवेलेंट
तो फिर आपको चेन, पोजीशन, मेटाबॉलिज्म तीनों के बारे में सोचना होगा। अब आप ध्यान देना, देखो बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर में तो बेस्ट है सबसे पहले ये, आगे भी ध्यान रखना, मतलब इवन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर दिया है ना तो एटलीस्ट आप कार्बन जरूर शो कर दें उसमें, नहीं तो मिस्टेक्स होती है। मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और इसलिए गलतियां होती है। अब आप देखो मेटाबॉलिज्म, चेन, पोजीशन तीनों के बारे में सोचना है तो फिर तो पहले चेन पोजीशन के लिए कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर देते हैं। इस केस में बोलो, इस ईथर में कार्बन चेन का सिलेक्शन कौन से पार्ट में करेंगे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट वाले पार्ट में, मतलब राइट वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, ठीक है। कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बोलिए, दो वाले ना, चुप ही रहे अभी भी, मतलब वही देखो, ये दो, ये दिख रहा है उनको दो, ये टर्मिनल है क्या? सेलेक्टेड कार्बन चेन में याद करो दो फ्री टर्मिनल्स होना चाहिए, या लिखवाते हैं कहीं पे? यस सर, अभी भी कह रहे हैं यस सर। अरे यहां लिखो, यहां लिखवाने से क्या होगा? तो कार्बन चेन में यहां पर 3 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग भी कर देते हैं, किस साइड से करें, ऊपर से या नीचे से? इसमें कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है तो 1 2 3। अब देखो 3 कार्बन की चेन है, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और एक मिथॉक्सी भी सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड कंपाउंड में बोलिए नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, यस। यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी 3 और नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3, मिथाइल की पोजीशन 2, मिथॉक्सी की पोजीशन 1। अब ध्यान देना, सबसे पहले चेन की बात करते हैं। चेन के लिए चेन डिफरेंट होना चाहिए लेकिन दोनों में चेन सेम है। यहां भी 3 कार्बन की चेन है, मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच, यहां भी 3 कार्बन की चेन है, मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच, तो फिर ये चेन तो नहीं हो सकते हैं। पोजीशन की बात करते हैं, यस पोजीशन है क्योंकि सेम चेन, सेम सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट पोजीशन। किसकी पोजीशन डिफरेंट है? मिथॉक्सी की, देखो यहां पोजीशन 2 है जबकि यहां पर 1 है, तो 3 कार्बन की चेन में मिथॉक्सी 1 पर है और सेम 3 कार्बन की चेन में मिथॉक्सी 2 पर है, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये पीआई तो है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के लिए हमने कहा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो भी है, और दोनों कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड किसी यूनिट में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों साइड की यूनिट्स दोनों कंपाउंड की सेम है। एक तो सेम है, ये तो ठीक है, दिख रहा है CH3 एंड CH3, क्या ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम है क्या? जैसे ये वाली यूनिट मिथाइल मिथाइल एकदम आइडेंटिकल है, क्या ये वाली यूनिट भी आइडेंटिकल है क्या? अगर ये भी आइडेंटिकल होती तो फिर ये होमोमर्स नहीं होते क्या? आप देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये कंपाउंड दिया हुआ है एक तो आपको, और सेकंड कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इस केस में ये 3 कार्बन की चेन है। पहले तो आप देखो, पहले तो ग्रुप्स कंपेयर कर लो। चेन पोजीशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, आप तो ग्रुप मेटाबॉलिज्म के लिए बात करते हैं। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों में है, सेम फंक्शनल ग्रुप, वो भी सही है। ये वाली यूनिट आइडेंटिकल है क्या? ये आइडेंटिकल है क्या? ये आप देखो आइसोब्यूटाइल है जबकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो ग्रुप में तो डिफरेंस है ना। और अगर ग्रुप में याद करो किसी भी तरह का डिफरेंस है तो मेटामर्स तो वो ही जाएंगे ना, तो मेटामर्स तो हम इनको बोल ही देंगे। सो दीज आर मेटामर्स ऑल्सो। हाँ, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो हम पोजीशन को प्रायोरिटी देंगे इसमें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए वो शिफ्टिंग वाला केस बनना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, HGA एंड RCA, सही, एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू RCA। एक ओपन चेन है और एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, कंप्लीट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को हमने होल्ड रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन प्रोफाइल में और डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन होता है और नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको फाइंड करना होता है। सो बहुत प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, मतलब उसमें ऐसा समझ लो कि आंसर से या तो एक ज्यादा या कम ही आता है, ठीक है। हाँ, ये हमेशा दिक्कत रहती है। देखो, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी के पास भी नहीं है।
हाँ, लेकिन उसकी अप्रोच है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन करेंगे ना तो आंसर आता है उसका, ठीक है। कितना फास्ट आएगा वो फिर डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। बाकी क्वेश्चन का आंसर सही निकालने की अप्रोच है हमारे पास, ठीक है। उस अप्रोच को हमें डेवलप करना है, ठीक है। वो अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहले एक बार आप ट्राई करें, देखो, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा कि अप्रोच में हमें चेंज क्या करना है। एक क्वेश्चन ट्राई करें, आप लिखे क्वेश्चन। Number of structural isomers possible. Number of structural isomers possible. Number of structural isomers possible with the molecular formula. With the molecular formula C4H6. Number of structural isomers possible with the molecular formula C4H6. ये आंसर तो आ चुके हैं अभी तक। नहीं, इस पे गौर मत करो, ये तो उसने अपनी उम्र बताई है। चलिए आप ध्यान देना। तो इसमें आप सोचिए, ये इस एक क्वेश्चन के C4H6 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इतने सारे उसके आंसर्स। पता है इतने सारे आंसर्स आने का रीजन क्या है? क्योंकि सबकी इस क्वेश्चन को जो आपने स्टार्ट किया और जिस तरह से उसको कंप्लीट किया वो अप्रोच ही अलग अलग है। अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, किसी का आंसर अगर आज 6 है ना, 7 दिन बाद सेम क्वेश्चन को वो करे तो उसका आंसर फिर से 6 है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, ये तो डिपेंड करेगा उसका मूड कैसा है उस दिन। हाँ, मतलब मूड अगर अच्छा है तो हो सकता है 8 आ जाए, और मूड खराब है तो बोले सर आज तो ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है, 4 पे ही कंप्लीट करो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, रैंडमली स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। जहां तक स्ट्रक्चर बने बनाते जाओ, जहां रुके वही आंसर। यही तो प्रॉब्लम है इसमें, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट तो 2 से आगे ही नहीं बढ़ पाए। अब वो डिप्रेशन में आंसर दे नहीं रहे, 40-40 आंसर आ रहे हैं बच्चों का, ठीक है ना। किसी को लगा कि नहीं इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर किसी को लगा ये भी हो सकता है, वो थोड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है। ये देखो, रैंडमली क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, बस यही रीजन है कि इसके आंसर्स हमेशा हमसे गलत हो जाते हैं। क्योंकि रैंडमली करोगे ना तो या तो हो सकता है कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए या कोई स्ट्रक्चर आपसे मिस हो जाए, कोई केस मिस हो जाए। इसको इस तरह से रैंडमली नहीं करना है, सिस्टमेटिक वे में करिए आप इसको। देखो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया है और इसका जो भी नंबर ऑफ आइसोमर्स हमें फाइंड करना है, जो भी उसका आंसर होगा ना, देखो यहां से यहां तक जाने का जो तरीका है, जो वे आपका होना चाहिए, जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए, उसमें आप मानकर चलें कि 50% टाइम, मतलब 50% पार्ट जो है इसका, 50% सोल्यूशन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी दिया हो कॉमन होता है, एकदम कॉमन होता है। बाकी जो 50% पार्ट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वहां से डाइवर्जन होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, आप हर बार यहीं से नए रास्ते से जाते हो, हर बार रास्ता चेंज कर लेते हो। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपने आज इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया हो, 10 दिन बाद आप इससे स्टार्ट करें, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, आप हर बार क्या नए रास्ते से जाते हैं, हर बार नए रास्ते से जाएंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 50% रास्ता हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कॉमन है तो आप हर बार यहां से जाइए। एक ही रास्ते से जब बार बार जाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होगी। एक ही रास्ते से जब आप लगातार जाते रहते हैं ना तो आपकी स्पीड भी बढ़िया रहती है और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं। हमें पता होता है रास्ते में कहां पर टर्न आएगा, कहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, ठीक है, कहां पर गड्ढा है, ब्रेकर कहां पर है, सब पता होता है। वो एक एक हमें पॉइंट स्पॉट पता होता है, इसलिए हम अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं।
ठीक है, और इसीलिए वहां पर रास्ते में हमें टाइम भी कम लगता है और एक्सीडेंट भी कम होता है। ऐसे ही कुछ यहां भी करना है। इसका बहुत बढ़िया, मैं इस क्वेश्चन का हमेशा कंपैरिजन करता हूं, एकदम बढ़िया। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, अब रेस्टोरेंट आप जाते हैं तो आप सोचिए ऑर्डर की, नहीं जाते हैं, दर्द निकल रहा है इसका ना। सुबह शाम दाल खाता है जिसमें दाल ढूंढनी पड़ती है ना, पानी रहता है, ठीक है, आधा किलो चावल खा लेता है ये, लेकिन बाद में पता चलता है चावल में स्वाद ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, दर्द है, ठीक है, निकलने दो इनको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अब रेस्टोरेंट अगर आप जाते हैं, सुनिए सुनिए, तो वहां पर आप सोचिए लिस्ट इतनी बड़ी होती है, ठीक है, सब्जियों की इतनी बड़ी लिस्ट है, लेकिन आप सोचिए आप कोई भी ऑर्डर करें उससे 10 से 15 मिनट में सर्व कर देता है वो, आधा घंटा लगता है। तो सस्ते रेस्टोरेंट क्यों ढूंढते हो भैया? 10 से 15 मिनट में सर्व कर देगा आपको टेबल पर। मतलब इतना स्पीड से काम कैसे हो रहा है वो। और वहां पर 20-25 तरह की टेबल्स लगी हुई है, अलग अलग गेस्ट, और सबने अपने अपने हिसाब से ऑर्डर किया हुआ है, सबको 10 से 15 मिनट में ऑर्डर कंप्लीट। इतना फास्ट काम कैसे हो रहा है? आधा खाना बनाकर रखते हैं भैया। मैं रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहा हूं, मेस पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आधा खाना बनाकर रखते हैं, गजब है। मतलब कुछ भी चल रहा है? आधा खाना बनाकर रखते हैं, मतलब वो रेस्टोरेंट तो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता। मतलब 50 तरह की सब्जियां और 50 तरह की सब्जियों को आधा आधा बनाकर रखा हुआ है, गजब हो गया है। तो तुम रेस्टोरेंट मत चलाना कभी भैया, लॉस में ही रहोगे जिंदगी भर, हमेशा ध्यान रखना। और घर पे सलाह मत दे देना, तो घर में नहीं घुस पाओगे। तुम आगे की तरीके को सोचते हो। हाँ बोलिए, क्या कैसे कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल होता है ये? क्या बोल रहे हैं? यस, ये बहुत सही बात कही उससे, बढ़िया, एकदम सही। ग्रेवी पहले से तैयार रखते हैं वो, क्या वही तो आधी सब्जी का मतलब ग्रेवी होता है क्या भैया? आधी सब्जी का मतलब ग्रेवी होता है क्या? डंडा लाना कोई बाहर से, वही तो मैं बोल रहा था। चलिए कोई नहीं, इस मतलब इसका दिल वही बोल रहा था एक्चुअली, है ना। समझो उसकी फीलिंग्स को, समझो। देखो चेहरे पे लिखा हुआ आधी सब्जी, है ना, और उसमें ग्रेवी दिख रही है एकदम बढ़िया, है ना। कोई नहीं, चलता है, ठीक है। तो ये बात सही है कि ग्रेवी बनाकर रखते हैं। और आप देखो सब्जियां 50 तरह की है, लेकिन ग्रेवी 50 तरह की नहीं है, 3-4 तरह की ग्रेवी बना के रखते हैं वो, ठीक है। वो येलो ग्रेवी बना दी, रेड ग्रेवी बना दी, व्हाइट ग्रेवी बना दी, ठीक है। बस ये 2-3-4 तरह की ग्रेवी बनाई, और हर तरह की, जैसे पनीर की सब्जियां हैं, 10 तरह की पनीर की सब्जियां हैं। तुम मुंह क्यों खराब कर रहे हो? ऐसा थोड़ी पनीर की सब्जी लाकर तुम्हें रख ही रहे हैं, तुम कुछ और खा लेना, उसमें क्या है ना। उधर से नहीं नहीं सर पनीर नहीं, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बस आने वाली है खाना इसमें, है ना। तो अब मान लो पनीर की 10 तरह की सब्जियां हैं, लेकिन उनकी ग्रेवी कॉमन है, ग्रेवी सबकी कॉमन है, वो ग्रेवी पहले से रेडी है उसकी, ठीक है। अब आप सोचिए, मान लो आपने कहा मुझे मटर पनीर खाना है, वो कॉमन ग्रेवी उसने उठाई, मटर पनीर लिखा तैयार, ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं मुझे पालक मटर खाना है या पालक पनीर खाना है, खा, 10 मिनट में तैयार। तो पॉइंट वही। और देखो उनका ग्रेवी की प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होती है कि वो ग्रेवी का टेस्ट कभी खराब नहीं करते हैं वो, ठीक है। ये रीजन है कि आपको एकदम बिल्कुल कॉमन टेस्ट के साथ में हमेशा खाना मिलता है। यहां भी यही करना है, क्वेश्चन की ग्रेवी तैयार करनी है हमें। ये ग्रेवी है। अब जब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको खुशबू आएगी एकदम बढ़िया ना खाने की, है ना। तो ये ग्रेवी आपने अगर पहले तैयार कर ली ना क्वेश्चन की, तो उसके बाद में तो फिर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया हुआ है वो उसमें मिक्स करो, हाँ नहीं तैयार आंसर, ठीक है। क्योंकि उसमें मिक्स क्या करना है, हो सकता है डबल बॉन्ड मिक्स करना हो, ट्रिपल बॉन्ड मिक्स करना हो, 2 डबल बॉन्ड मिक्स करना हो, रिंग मिक्स करनी हो, फंक्शनल ग्रुप मिक्स करना हो, ठीक है। जो भी उसकी डिमांड है वो मिक्स किया, तैयार आंसर। अब वो ग्रेवी क्या है उसको आप समझ लें पहले।
फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 9, इधर से किसी ने दिया था 9 आंसर इसका सही है। ठीक है, कैसे आएगा वो भी आपको समझ आएगा। आप पहले इसको समझ लें। देखो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो कौन सी कैटेगरी का है, हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव? हाइड्रोकार्बन, बिकॉज दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे C4H6 ओनली कार्बन हाइड्रोजन है, वो इस कैटेगरी में हो जाएगा। मान लो अगर आपको दिया होता C4H11N, अदर देन कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली पहले हम कंपाउंड को कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। अब उसके बाद में आप ध्यान देना, अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है तो आपको जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको उसमें फाइंड करना है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें आप फाइंड करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? देखो, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो ये हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज में। अगर आपको C4H6 दिया हुआ, मैं इसी को बेस लेकर चल रहा हूं, इसी को एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, तो आप याद करें 4 कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन 10 हो सकता है CnH2n+2 के अकॉर्डिंग। अगर यहां पर 6 है मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन। क्या समझ आ रही बात है? तो क्वेश्चन है, हम ये जो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर रहे हैं उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये कि इट विल गिव एन आइडिया अबाउट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड रिंग। इससे आपको यह समझ आएगा कि कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो कौन सा है, रिंग प्रेजेंट है या नहीं है, दोनों है या नहीं है, वो सब आइडिया आपको डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन से मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे आप देखो अगर यहां पर C4H6 है मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन। और आप याद करो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का रीजन या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 रिंग हो सकती है, या एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। मतलब इतनी कैटेगरी के कंपाउंड के बारे में सोचना था आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? जैसे मान लो हमने कहा -4 हाइड्रोजन है तो 2 रिंग भी हो सकती है। अब आप सोच के देखो, आप में से कितने स्टूडेंट ने बाइसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में सोचा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए? 2। तो फिर आपका आंसर 9 कैसे आया? बाइसाइक्लिक नहीं सोचा तो फिर आंसर 9 कैसे आ गया? तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आएगा, समझ आएगा। हो सकता है वो रिपीटेशन किसी का हो गया इसलिए 9 सेट हो गया हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप देखो ऐसे क्या तुक्का तुक्का, किस्मत तो बढ़िया उसकी एकदम, मारना तुक्के तुमके एग्जाम में भी फुल, है ना? तो C4H6, अब आप सोचिए ना, आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी बनेगा इसमें। ठीक है, फिर हमने कहा कि -4 हाइड्रोजन का रीजन एक पाई बॉन्ड और एक रिंग भी हो सकता है, तो साइक्लोएल्कीन के बारे में भी आपको सोचना था। 2 पाई बॉन्ड का मतलब आप सोचिए 2 पाई बॉन्ड की कंपाउंड में प्रेजेंस 2 तरह से हो सकती है, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। तो आपको एल्काइन के बारे में सोचना था, आपको एल्का डाइईन के बारे में भी सोचना था। ये आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर को बनाने से, स्टार्ट करने से पहले। वो आपको पता चलेगा डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन से। क्या क्लियर है की बात? ये अब देखो यहां से फिर हमें ये क्लियर होता है कि कंपाउंड ओपन चेन है या साइक्लिक है। ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान देना, अगर कंपाउंड ओपन चेन है, पहले यहां तक लिख लो, चलो यहां तक लिख लें आप। क्या बोल रहे हैं? ग्रेवी बना दिए थे पहले ही, कंप्लीट यहां तक। हाउ वी कंप्लीट? चलिए अब आप ध्यान देना, ओपन चेन कंपाउंड्स अगर आपने फाइंड किया डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कि कंपाउंड ओपन चेन है, तो आप ओपन चेन के लिए आपको क्या प्रिपरेशन रखना है वो आप ध्यान देना।
देखो ओपन चेन में डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन, ये आइडिया आपको पहले से होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन के लिए कार्बन स्केलेटन्स कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन आपको पहले से रखना होगा। ये आप समझ लें इस क्वेश्चन की ग्रेवी है। ठीक है, जैसे आप देखो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन, अगर यहां पर कार्बन 1 है C1, तो 1 कार्बन के लिए वी कैन हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर। भाई 1 कार्बन को आप एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, दिस इज ओनली वे। मैं स्केलेटन की बात कर रहा हूं, कोई अभी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं कर रहे हैं, ओनली स्केलेटन। आप बता सकते हैं C2 कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1। ठीक है, 2 कार्बन को आप इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। C3 2 1 2 1 2। चलिए C3 के लिए एक स्केलेटन मैं बनाता हूं, जिनका आंसर 2 है वो दूसरा बताओ कैसे बनेगा। साइक्लिक क्यों ओपन चेन लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं लग रहा है अरे सर दूसरा ये लो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। हाँ मतलब ड्राइंग नहीं चल रही है, आर्ट्स का लेक्चर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान देना एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो मुझे लगता है शायद इसलिए, ये कार्बन स्केलेटन एक ही है, प्रोपाइल रेडिकल 2 होते हैं, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। आप वहां उसको उससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, C4 यस, C4 के लिए वी कैन हैव 2 स्ट्रक्चर्स। C5, अब देखो सुनिए, वैसे तो ये क्योंकि हर बार आप इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन बाद तो याद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका भी सिस्टमेटिक तरीका बताता हूं, कोई रैंडम नहीं। देखो एक बात तो कंफर्म है कि जो भी स्ट्रक्चर है अगर वो मोर देन 1 है तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा? अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, ऐसे ही होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो जो भी नंबर ऑफ कार्बन है आप उसके अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, मतलब यूज ऑल द 5 कार्बन एटम्स इन ब्रांच इन कार्बन चेन। ठीक है, नाउ डिक्रीज कार्बन एटम 1 by 1 एंड यूज दैट डिक्रीज्ड कार्बन एज अ ब्रांच। ठीक है, तो मैं 5 कार्बन में से कार्बन को डिक्रीज कर रहा हूं एंड नाउ आई विल यूज दिस कार्बन एज अ ब्रांच। बताओ इस कार्बन चेन में एक कार्बन को एज अ ब्रांच कितने तरीके से रख सकते हैं? एक ही तरीके से रख सकते हैं। ब्रांच आप यहां प्लेस करो चाहे यहां प्लेस करो, उसकी पोजीशन 2 ही आएगी। तो देयर इज ओनली वन वे। नाउ डिक्रीज 1 more कार्बन इन कार्बन चेन and use 2 decreased carbon in the form of branch। पहले आप मुझे बताएं 2 कार्बन को ब्रांच फॉर्म में यूज करने के टोटल तरीके कितने हो सकते हैं? मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं, जनरल पूछ रहा हूं। 2 कार्बन को ब्रांच फॉर्म में यूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखो अभी मैंने शायद आपको 1-2 लेक्चर पहले ही बताया, ये 2 नहीं 3 तरीके हो सकते हैं, भूलो मत। यहां काम नहीं आ रहा है लेकिन आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। देखो 2 कार्बन को हम एक तो ब्रांच फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सिंगल ब्रांच इथाइल। ये मिस कर जाते हैं स्टूडेंट, 2 कार्बन के लिए 2 ही बातें माइंड में आती है, या तो दो ब्रांच को एक ही कार्बन पर रख दो या अलग अलग पर रख दो। 2 को एक साथ एक ब्रांच बना करके भी तो रख सकते हैं। ठीक है, फिर 2 को आप अलग अलग 2 ब्रांच के फॉर्म में रखें, और फिर इसमें भी 2 केस बनेंगे, ऑन सेम कार्बन एंड ऑन डिफरेंट कार्बन, तो 3 केस बनते हैं टोटल। ठीक है, इनमें से यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है कि आप उसको सिंगल ब्रांच बना दें, क्योंकि इससे कार्बन चेन 3 नहीं 4 की बन जाएगी, जो ऑलरेडी आप ले चुके हैं। समझ आ रही बात? ये तो फिर हमें यहां पर 2 कार्बन को सेपरेटली यूज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 ब्रांचेस। अब 2 ब्रांचेस को इस कार्बन चेन में कितने तरीके से रख सकते हैं? 2 तरीके से या एक तरीके से? एक ही तरीके से रख सकते हैं। ब्रांच टर्मिनल पर तो आएगी नहीं, और मिडिल में आएगी, तो यहीं पर बस 2 ब्रांच ऐसे रख सकते हैं, और तो कोई तरीका है ही नहीं। मतलब 5 कार्बन के लिए वी कैन हैव 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये तैयारी आपको रखना है अप टू C6। C6 इसके लिए कितने स्ट्रक्चर होते हैं? यस 5। अब जिसका आंसर 5 जिसको पता है ना, उसकी ग्रेवी पहले से तैयार है। नहीं तो हर बार मैं आपको बता रहा हूं, हर बार हर क्वेश्चन में आप ये 5 स्ट्रक्चर बार बार बनाकर देखते हैं। ये एक बार पहले से बनाकर देखा हुआ, पहले से अगर तैयार है ना, तो आपको हर बार नहीं बनाना पड़ेगा। इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। C6 देखो, C6 के लिए 5 स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होंगे चलो वो भी मैं आप वही सिस्टमेटिक वे। आप तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें? यूज ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन दैट इज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर।
अब एक एक करके कार्बन कम करते जाएं और उसको ब्रांच पे यूज करते जाएं। डिक्रीज वन कार्बन इन कार्बन चेन एंड यूज दैट कार्बन एज अ ब्रांच। कितने तरीके से रख सकते हैं? यस, दो तरीके से रख सकते हैं। इट कैन बी एट सेकंड पोजीशन, कैन बी एट थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, एक तो ये, और इसी कार्बन चेन में ब्रांच को आप यहां भी रख सकते हैं। रैंडम करना ही नहीं है, सिस्टमेटिक करो, जल्दीबाजी नहीं। आप क्या करते हैं जल्दीबाजी में, कभी क्या जो कंडीशन माइंड में आ गई वही रख देते हैं इसमें। एकदम सिस्टमेटिक चलोगे ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिस होगा आपसे। एक और कार्बन डिक्रीज करते हैं। दो कार्बन को ब्रांच पे यूज करने के हमने कहा तीन तरीके हो सकते हैं। टू कार्बन एटम्स कैन बी यूज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वन ब्रांच। लेकिन आप देखो वो यहां भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां रखते हैं फिर कार्बन चेन 5 की हो जाएगी जो ऑलरेडी आप ले चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें यहां पर भी दो कार्बन को सेपरेटली यूज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ टू ब्रांचेस। अब देखो टू ब्रांचेस में भी पहले एक केस बनाओ ऑन द सेम कार्बन, फिर उसके बाद में अगला केस बनाएंगे ऑन डिफरेंट कार्बन। पहले सेम कार्बन पर रखने के कितने तरीके हैं? एक ही है, चाहे वो सेम कार्बन यहां रख दो चाहे यहां रख दो, वो एक ही बात है। ऐसा नाउ ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो डिफरेंट में एक आपने यहां रखा तो दूसरा यहां रख सकते हैं। क्लियर? अब अगर आप एक कार्बन और डिक्रीज करोगे, 3 कार्बन अगर आप चेन में लोगे, तो बाकी 3 कार्बन को ब्रांच फॉर्म में आप यूज ही नहीं कर पाओगे। आप सोच के देखो, तो वो फिजिबल नहीं है। मतलब यहां पर टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 5। ये आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे ना तो आपको याद ही हो जाएंगे ये, और ये याद होना चाहिए। 1 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 2 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 3 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 4 कार्बन 2 स्ट्रक्चर, 5 कार्बन 3 एंड 6 कार्बन 5 स्ट्रक्चर्स। ये लिख लो आप। Are we complete? नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड में भी दो केस हम लेंगे, 1 रिंग एंड 2 रिंग्स, मतलब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। पहले बात करते हैं इसमें मोनोसाइक्लिक। 1 रिंग। अब देखो मोनोसाइक्लिक की अगर बात करें तो क्या हम बात कर सकते हैं, इसमें मिनिमम 3 कार्बन से केस से स्टार्ट होगा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे C3 से, और ये आपको याद होना चाहिए अप टू C5। ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है। C5 तक हम तैयारी रखेंगे इसमें। C3 के लिए वी हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर। 3 कार्बन को आप केवल इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। दिस इज ओनली वे। C4, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो दो स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है। यूज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑल द 4 कार्बन एटम्स इन रिंग। नाउ डिक्रीज 1 कार्बन इन रिंग एंड यूज दैट कार्बन एज अ ब्रांच। ये हो सकता है। ठीक है, C5। अब देखो ये अगर तैयारी पहले से नहीं है ना तो ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी जहां पर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करना होता है। अब देखो C5 के लिए वी हैव 5 स्ट्रक्चर्स। कैसे? आप देखो यूज ऑल द 5 कार्बन एटम्स इन रिंग। नाउ डिक्रीज 1 कार्बन एंड यूज दैट कार्बन एज अ ब्रांच। अच्छा देखो 4 कार्बन एटम इन रिंग एंड 1 एज अ ब्रांच। अच्छा उस ब्रांच को रखने के इस रिंग में कितने तरीके हो सकते हैं? एक ही, आप कहीं भी रखो एक ही बात होगी वो। तो द ओनली वे इज दिस वन। फिर इसके बाद में 3 कार्बन एटम्स इन रिंग एंड 2 कार्बन एटम्स एज ब्रांच और ब्रांचेस। अब देखो मैंने आपसे कहा 2 कार्बन को आप ब्रांच फॉर्म में यूज करेंगे, उसके कितने तरीके होते हैं? फिर 2 बोले। अरे ये लिखा रहेगा जब तक क्लास नहीं हो जाती। ठीक है, 3 तरीके हो सकते हैं, और उन 3 तरीकों में पहला तरीका हो सकता है 2 कार्बन एटम्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ग्रुप 1 ब्रांच। और देखो वो यहां पर इस बार एप्लीकेबल है।
मैं बता रहा हूं यही मिस होता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट से, ठीक है। फिर इसके बाद में सेपरेटली, और सेपरेटली में भी दो केस हैं, सेम कार्बन एंड डिफरेंट कार्बन। पहले सेम कार्बन पर रख लेते हैं। अच्छा, सेम कार्बन पर रखने के कितने तरीके, एक ही, चाहे वो यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, एक ही बात है। एंड ऑन डिफरेंट कार्बन एक यहां रख दिया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे को रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक ही है, चाहे यहां रखो चाहे रखो, वो एक ही बात होगी। तो टोटल स्ट्रक्चर हो गया 5। अब ये तैयारी हमें पहले से रखना है भाई, अभी तक याद नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन आगे याद होना चाहिए हमें। 3 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 4 कार्बन एटम्स 2 स्ट्रक्चर्स एंड 5 कार्बन एटम्स 5 स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अब देखो, बाइसाइक्लिक में एक ही केस यूजुअली पूछा जाता है एंड दैट इज C4। बस एक ही केस हम माइंड में रखेंगे, इसमें ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है C4, लेकिन आप याद रखना C4 की अगर बात की, देखो बाइसाइक्लिक का मतलब 2 रिंग्स और 4 कार्बन अगर है तो उस केस में वी कैन हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर, दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर, 2 रिंग्स। तो ये हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स के क्वेश्चन करने की ग्रेवी समझ लो आप इसमें। पहले ओपन चेन अप टू C6 आपकी तैयारी होना चाहिए। 1 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 2 कार्बन एटम्स 1 स्ट्रक्चर, 3 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, 4 कार्बन 2 स्ट्रक्चर, 5 कार्बन 3 स्ट्रक्चर, 6 कार्बन 5 स्ट्रक्चर्स। और साइक्लिक में, मोनोसाइक्लिक में अप टू C5, C3 कार्बन 1 स्ट्रक्चर, C4 2 स्ट्रक्चर्स, C5 5 स्ट्रक्चर्स, और C4 में बाइसाइक्लिक में 1 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं कि ये अगर आपकी तैयारी पहले से है ना, तो क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या रहेगी और हमारे लिए क्वेश्चन क्यों आसान हो जाएगा और मिस्टेक के चांसेस कम क्यों हो जाएंगे, आप समझना। ऐसे ये लिख लिया गया, चलिए अब आप ध्यान देना। तो लिखना नहीं आपको कुछ भी, बस केवल इसकी अप्रोच समझे और एप्लीकेशन समझे कैसे हम इसको यूज करेंगे। मान लो अगर आपको दिया जाए C6H12 नंबर ऑफ एल्कीन्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन्स पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, देखो क्यों मिस्टेक होती है हमसे। जैसे C6H12 बोला, हम क्या करते हैं सीधे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दे। अब एल्कीन बोल ही दिया तो ठीक है, वो तो समझ आ रहा है कि डबल बॉन्ड लेना है, ठीक है, लेकिन हम इसमें भी क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे इस तरह से ये स्ट्रक्चर लिया, फिर एकदम माइंड में आया कि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, फिर एकदम माइंड में आया कि स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। आप पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इस तरह से रैंडमली स्ट्रक्चर बना रहे ना, तो रैंडम स्ट्रक्चर बनाने में आप एक तरह से 2 वेरिएबल्स के साथ में काम कर रहे हैं एक साथ। कौन से 2 वेरिएबल समझ में आ रहा है? एक तो आपके माइंड में चल रहा है वेरिएबल कि मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, और सेकंड वेरिएबल आपके माइंड में चल रहा है मैं कार्बन स्केलेटन को भी चेंज कर सकता हूं। स्ट्रक्चर भी तो चेंज किया, फिर आपके माइंड में एकदम रैंडम, मैं बता रहा हूं एकदम अचानक से माइंड में आएगा स्ट्रक्चर तो ऐसा भी हो सकता है, फिर डबल बॉन्ड यहां रख दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन एंड कार्बन स्केलेटन, इन 2 पैरामीटर्स को, इन 2 वेरिएबल्स को साथ में लेकर चल रहे हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल को साथ में लेकर चलोगे तो गलती होने के चांसेस हैं, फिर कोई ना कोई केस या तो मिस हो जाएगा या कोई ना कोई केस रिपीट हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर हमें C6H12 नंबर ऑफ एल्कीन्स पूछा है और ये तैयारी अगर हमारी पहले से है, हमें अगर ये पहले से पता है कि 6 कार्बन के लिए वी हैव 5 स्ट्रक्चर्स, वी हैव 5 स्केलेटन्स, तो वो तैयारी अगर आपकी पहले से है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 5 स्केलेटन्स तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में बना ही लेना चाहिए। एक वेरिएबल तो कंप्लीट है, एक वेरिएबल तो हमने पहले से ही तैयार किया भाई, बस अब हमें करना क्या है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशंस चेक करना है, एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन। डबल बॉन्ड यहां हो सकता है 1 2 3, बनानी नहीं है, बस इसी में नंबरिंग करके लिखते जाओ। डबल बॉन्ड इसमें यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये सेम हो जाएगा। बस इस तरह से आप नंबर ऑफ एल्कीन्स निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए C6H10 नंबर ऑफ एल्काइंस, क्या मैं कह सकता हूं अगर 6 है तो ये 5 स्ट्रक्चर तो इसके लिए भी यूज आएंगे ना। क्वेश्चन चेंज हो गया लेकिन ग्रेवी वही है। अरे समझ आ रही बात? ये मान लो अगर आपको दिया जाए C6H14 नंबर ऑफ एल्केन्स 6 है ना, 5 स्ट्रक्चर तो यूज करना ही है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो क्वेश्चन जहां पर C6 है उसमें आपको सेम ग्रेवी यूज करना है। अगर C5 आ जाए तो 3 स्ट्रक्चर यूज करना है। तो एक वेरिएबल आपका पहले से तैयार है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इन 5 स्ट्रक्चर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, जो हमें पहले से पता होना चाहिए।
क्या समझ आ रही बात है? ये तैयारी अगर आपने पहले से की ना तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन फिर इजी हो जाएंगे आपके लिए। बाकी फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी फिर। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पर आता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था अभी, C4H6 डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, क्योंकि हमने ये लिखा है सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लेंगे, और वो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है 4, क्योंकि 4 कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन कैन बी 10 CnH2n+2 के अकॉर्डिंग। अब मुझे आप बताएं 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का रीजन क्या हो सकता है? या तो 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर 2 रिंग्स हो सकती है, या फिर 1 पाई और 1 रिंग भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा 2 पाई बॉन्ड्स की प्रेजेंस कंपाउंड में कितने तरीके से हो सकते हैं? यस, 2 तरीके से हो सकती है। 2 पाई बॉन्ड्स कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स आल्सो। क्या समझ आ रही बात है? मतलब देखो 4 कैटेगरी के कंपाउंड हो गए, अल्काइन, अरे ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, 2 डबल बॉन्ड है तो एल्का डाइइन, साइक्लोअल्कीन, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। अब आप ऐसा करें, आइसोमेरिज्म में एक्सरसाइज 2.1 आइसोमेरिज्म चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज है क्या मॉड्यूल किसी के पास? हाँ सॉरी 2.1 नहीं 1.1 1.1। ठीक है, मतलब उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट 1.1। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 1.1। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चंस अभी आप होल्ड पर रखना जिसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है आपसे, वो अभी हम डिस्कस करने हैं, फिर करना आप इसमें। लेकिन जहां रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेना। नंबर ऑफ आइसोमर्स जहां भी क्वेश्चन में आपको दिखे उनको अभी रोक देना, उनको होल्ड कर लेना। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ये पेज नंबर 46 पर है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसे। थैंक यू एवरीवन।